फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रॉन का सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का यह 5वां सेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में सुबुद्ध को उपदेश दिए थे। इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ और फैक्ट समझ लीजिए। देखिए इसमें बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति हुआ था। कितना 4 बौद्ध संगीति हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला का अध्यक्ष था महाकश्यप किया था। दूसरा का अध्यक्ष था सावाकामी किया था। और तीसरा का अध्यक्ष था मोगलीपुत किया था। मोगलीपुत तीस्त किया था। और चौथा का अध्यक्ष था अश्वघोष किया था। ये हो गया। अब देखिए इसमें राजा, देखिए कौन कौन राजा के कार्यकाल में हुआ था। तो पहला अध्यक्ष था अजातशत्रु के काल में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन ये हुआ था कालाशोक के समय। कालाशोक के समय, कालाशोक के समय। और तीसरा अधिवेशन हुआ था किसके समय? अशोक के समय। तीसरा अधिवेशन अशोक के समय। और चौथा अधिवेशन किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय। कनिष्क, अश्वघोष कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था, उसमें कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटा था? तो इसमें सूत पिटक और विनय पिटक के रचना हुआ था। सूत पिटक और विनय पिटक के रचना हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक के रचना हुआ था। और देखिए इसमें दूसरा बौद्ध संगीति में इसमें इसमें क्या हुआ था कि बुद्ध जो बौद्ध धर्म था ये महासंघिका और अस्थिरवाद में बट गया था। 2 भाग में बट गया था। महासंघिका और अस्थिरवाद में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था। और तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई। तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई। अभिधम पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ? इसमें हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बुद्ध धर्म बट गया। ये था इतना बेसिक फैक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है तो स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। देखिए जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहला तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का वृषभ था। पार्श्व वृषभ। इनका क्या था? चिन्ह क्या था? वृषभ था। वृषभ यानी बैल, सांड। उसके बाद देखिए दूसरा दूसरा था दूसरा था संभवनाथ। देखिए दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ था। दूसरा अजितनाथ। दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ था। अजितनाथ। इसका चिन्ह क्या था? ये अजितनाथ का चिन्ह था, ये था हाथी। अजितनाथ का चिन्ह क्या था? हाथी। जैसे हाथी कैसे याद रहेगा? हाथी से कोई जीत नहीं पाता, हाथी से जीत नहीं पाता है। तो हाथी अजितनाथ के चिन्ह था। और तीसरा हो गया असंभवनाथ। तीसरा हो गया संभवनाथ। संभव, संभव। यानी देखिए संभवनाथ का चिन्ह क्या था? संभवनाथ का चिन्ह था घोड़ा। घोड़ा। तो घोड़ा के रेस में कोई जीत नहीं पाता। घोड़ा के रेस में कोई नहीं जीत पाता, असंभव है घोड़ा के रेस में जीतना। तो संभव का क्या हो गया? संभवनाथ का घोड़ा हो गया। घोड़ा संभव, घोड़ा से जीतना असंभव है। तो संभव से याद रखिए घोड़ा। ये हो गया। उसके बाद देखिए शैव धर्म, इसमें शिव का पूजा होता है। शैव धर्म, इसमें शिव का पूजा होता है। और इसमें जो आते हैं उसको नैनार बोला जाता है। और ये हो गया वैष्णव धर्म, इसमें विष्णु का पूजा होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है? तो देखिए अश्वघोष कनिष्क के दरबार से संबंधित है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार से संबंधित है। चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित है।
तो इसमें पतंजलि हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। ये किनके दरबार में रहते थे? ये रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। यानी पतंजलि जो है शुंग काल से संबंधित है, पतंजलि जो है शुंग काल से संबंधित हैं। जिसे देखिए कुछ और फैक्ट इसमें देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो पतंजलि जो है ये पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, उस पे एक टीका लिखे हैं जिसका नाम क्या है? महाभास। जिसका नाम क्या है? महाभास। यानी महाभास के रचनाकार कौन हो गए? पतंजलि हो गए। महाभास के रचनाकार पतंजलि हो गए। और उसके बाद कुछ और देखिए, जैसे चरक, चरक हो गए, ये आयुर्वेद चिकित्सक थे। चरक आयुर्वेद चिकित्सक थे और इनकी एक रचना है चरक संहिता। इनकी रचना क्या है? चरक संहिता। चरक संहिता इनकी रचना है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत को पहचानिए, गलत को पहचानना है। देखिए चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय कहाँ था? चिश्ती, तो चिश्ती संप्रदाय जो था दिल्ली और दोआब वाला क्षेत्र, यानी दिल्ली और अजमेर वाला, राजस्थान अजमेर वाला क्षेत्र में कौन सा सिलसिला था? चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय था। और देखिए सोहरावर्दी, सोहरावर्दी संप्रदाय ये था सिंध वाला, सिंध वाला क्षेत्र में। सोहरावर्दी कहाँ था? सिंध वाला क्षेत्र में। सोहरावर्दी कहाँ था? सिंध वाला क्षेत्र में, सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र में सोहरावर्दी था। और देखिए औलिया, औलिया, औलिया कहाँ था? तो औलिया जो था ये दिल्ली वाला क्षेत्र में था, औलिया वाला दिल्ली वाला क्षेत्र में। तो ये क्या गलत हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिया? मध्य भारत दिया हुआ है, तो ये क्या गलत हो जाएगा? यानी आंसर कौन हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। देखिए फिरदौसी, फिरदौसी सिलसिला बिहार और बंगाल में था। फिरदौसी सिलसिला कहाँ? बिहार और बंगाल में था फिरदौसी संप्रदाय। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें सुमेलित करना है। देखिए बाबर, बाबर का इसमें क्या हो जाएगा? बाबर के द्वारा बनाया गया, यानी स्थापत्य, कौन सा स्थापत्य? बाबर के द्वारा बनाया गया था। तो बाबर के द्वारा जामा मस्जिद बनाया गया था, संभल वाला जामा मस्जिद बनाया गया था। तो इसका ये हो जाएगा जी। उसके बाद देखिए हुमायूं, हुमायूं दीन पनाह बनाया था, हुमायूं दीन पनाह बनाया था। कब बनाया था? 1533 में बनाया था, 1533 में बनाया था। अकबर जहांगीरी महल बनवाया था। जहांगीरी महल कहाँ? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। जहांगीरी महल कहाँ? आगरा में है। कौन बनवाया था? अकबर बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? जहांगीर अपना बेटा सलीम के लिए बनाया था। किसके लिए? सलीम के लिए सलीम के लिए बनाया था अकबर ने जहांगीरी महल। उसके बाद देखिए जहांगीर, जहांगीर से संबंधित देखिए अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाया था। जहांगीर अकबर के मकबरे का काम पूर्ण करवाया था। उसके बाद देखिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो किसके किसके बीच लड़ा गया था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? यह युद्ध 14 जनवरी 1761 में 61 में लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। इसमें देखिए मराठा की तरफ से कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। सदाशिवराव भाऊ था। इसमें मराठा पूरी तरह से क्या हो गया? पराजित हो गया। इसमें मराठा पूरी तरह से पराजित हो गया। एक तरह से मराठा यहाँ से धीरे धीरे क्या, मतलब मराठा यहाँ से समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो दिल्ली रंजीत सिंह के राज नहीं था, मकरान रंजीत सिंह के राज नहीं था, काबुल भी नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? श्रीनगर वाला क्षेत्र हो जाएगा। श्रीनगर वाला क्षेत्र रंजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। रंजीत सिंह से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लीजिए। रंजीत सिंह सुगरचकिया मिसल से संबंधित थे। रंजीत सिंह सुगरचकिया मिसल से संबंधित थे। इनका जन्म हुआ था 1780 में। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 में जन्म हुआ था। कौन सा मिसल से संबंधित है? तो सुगरचकिया मिसल से संबंधित हैं।
उसके बाद देखिए शुक्रचकिया मिसल का विस्तार कौन वाला क्षेत्र में था, तो रावी और चिनाब वाला जो द्वाब था उसमें था शुक्रचकिया मिसल का विस्तार। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ और फैक्ट देखिए, इसके रंजीत सिंह के शासन काल में अफगानिस्तान के शासक जामन शाह, अफगानिस्तान के शासक कौन, जामन शाह का तोप चिनाब नदी में गिर जाता है। जामन शाह का तोप किस नदी में, चिनाब नदी में गिर जाता है। तो ये रंजीत सिंह उसको निकलवा के उनके पास, मतलब उसके पास भिजवा देता है, समझे ये। उसके बाद और कुछ फैक्ट, जैसे देखिए रंजीत सिंह लाहौर पे कब्जा कब किए, लाहौर पे किए 1799 में, 1799 में लाहौर पर कब्जा, लाहौर पे कब्जा किए 1799 में, लाहौर पे कब्जा किए। और उसके बाद 1805 में भंगी मिसल, 1805 में, 1805 में, यहाँ जीरो हो जाएगा, 1805 में भंगी मिसल से वो वाला क्षेत्र छीन लिए, कौन, अमृतसर वाला क्षेत्र, भंगी मिसल से अमृतसर वाला क्षेत्र छीन लिए। और उसके बाद आगे देखिए मुल्तान, 1818 में मुल्तान वाला क्षेत्र कब्जा किए, 1818 में कौन क्षेत्र, मुल्तान, मुल्तान, मुल्तान पर कब्जा किए। और उसके बाद देखिए 1819, 1819 में कश्मीर पे कब्जा किए, 1819 में कश्मीर पे अधिकार किए। और उसके बाद 1834 में पेशावर पे, 1834 में पेशावर पे अधिकार किए। ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे देखिए रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, 1799 में लाहौर पे अधिकार किए, 1799 में लाहौर पे अधिकार किए। फिर 1805 में, 1805 में भंगी मिसल से कौन सा क्षेत्र छीने, अमृतसर, अमृतसर वाला क्षेत्र छीने। उसके बाद उसके बाद 1818 में मुल्तान पे कब्जा किए। उसके बाद 1819 में, 1819 में कहाँ पे कब्जा किए, 1819 में कश्मीर पे कब्जा किया और 1834 में लाहौर पे कब्जा किए। उसके बाद ये रंजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, खड़क सिंह बनता है, खड़क सिंह उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें सुमेलित करना है, इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो महादेव गोविंद रनाडे, क्या दो हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां, ये हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो देखिए हिंदू मुस्लिम मुस्लिम मतभेद में कमी आई। हाँ, खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, हिंदू मुस्लिम क्या हो गए थे, एक हो गए थे। क्योंकि तुर्की में जो कमाल पाशा, तुर्की में जो ये खलीफा का पद था, उसको खलीफा के पद से वहाँ के जो बैठे हुए थे खलीफा, उनको पद से हटा दिया गया था। तो इस कारण से तुर्की में विद्रोह हुआ और वो विद्रोह का यहाँ पे परिणाम अंग्रेज़ों को देखने को मिल गया और हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। बाकी इस सब का कोई मतलब नहीं बनता है ये सब। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुआ था स्थापना 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। स्थापना कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। स्थापना कहाँ, टोक्यो जापान में हुआ था। स्थापना कौन किया था, रास बिहारी बोस, स्थापना कौन किया था, रास बिहारी बोस किए थे, स्थापना रास बिहारी बोस किए थे। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे पहले विचार किनके मन में आया था, तो ये विचार आया था मोहन सिंह के मन में विचार आया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के विचार सबसे पहले किनके दिमाग में आया था, तो मोहन सिंह के दिमाग में सबसे पहला विचार आया था।
उसके बाद देखिए, ये सेना के भारतीय राष्ट्रीय सेना के कमान सुभाष चंद्र बोस कब संभाले? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाल लिया। कब? 1943 में। समझ? तो ये कमान कहाँ संभाले थे? तो ये सिंगापुर में संभाले थे। कहाँ? सिंगापुर से ये नेतृत्व किए थे, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व सिंगापुर से किए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से नहीं लगती है? भूटान राज्य से नहीं लगती है। तो किसका सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर? सिक्किम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है, मेघालय का सीमा नहीं लगता है भूटान से। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करता है? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इसको सही क्रम में सजाना है। तो पहले क्या हो जाएगा? पूरब से, पूरब से तो पहले नामचा बरवा हो जाएगा, नामचा बरवा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कंचनजंगा, एवरेस्ट नेपाल में हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और उसके बाद नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में। ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक यूटी के साथ, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए 8 राज्य में कौन कौन हो जाएगा? 8 राज्य में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और हरियाणा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और यूटी दिल्ली हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये असम जो है, असम वो भी 7 राज्य से सीमा साझा करती है। असम जो है ना, असम कितना राज्य से? 7 राज्यों से सीमा साझा करता है, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन कौन हो गया? एक तो हो गया कौन? बांग्लादेश हो गया एक, और एक हो गया ये भूटान हो गया। एक बांग्लादेश और एक भूटान के साथ सीमा साझा करता है कौन? असम। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नदियों में से किसका दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? किसको जाना जाता है दक्षिण के गंगा के नाम से? कावेरी को। कावेरी को दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण यानी दक्षिण भारत की गंगा। और अगर दक्षिण गंगा बोला जाए, दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा में क्या हो जाएगा? दक्षिण गंगा में क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा में गोदावरी हो जाएगा। जैसे ये गंगा नदी है तो इसको उत्तर के गंगा बोला जाता है, और ये गोदावरी को दक्षिण के गंगा, दक्षिण के गंगा। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा में कावेरी हो जाएगा। गोदावरी को ऐसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? देखिए उत्तराखंड ये तो आता है, उत्तराखंड, कच्छ यानी गुजरात वाला क्षेत्र, हिमाचल वाला क्षेत्र, ये सब क्या भूकंपीय जोन में आता है? ये सब क्या है? भूकंपीय जोन में आता है तीनों। लेकिन कर्नाटक है क्या? कर्नाटक भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कावेरी नदी जल के बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी से संबंधित है। देखिए ये सबसे पहला जो विवाद हुआ था, पहली बार विवाद हुआ था, उसमें संधि हुआ था 1892 में। सबसे पहला संधि कब हुआ था कावेरी जल विवाद से संबंधित? तो 1892 में सबसे पहला संधि हुआ था। 1892 में संधि हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो मैसूर के बीच हुआ था, मैसूर रियासत और मद्रास के बीच, मैसूर रियासत और मद्रास के बीच 1882 में संधि हुआ था कावेरी नदी जल से, कावेरी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित। उसके बाद ये सोल्व नहीं हो, उसके बाद धीरे धीरे विवाद बढ़ते गया, और अंत में 1990 में एक
संस्था गठन किया गया? कावेरी नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल। कावेरी नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल कब गठन किया गया? 1990 में किया गया। उसके बाद 17 नंबर देखिए, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। कृषि, तो कृषि के अंतर्गत ये आ जाएगा, हरित क्रांति भी आएगा, नीली क्रांति भी आएगा, श्वेत क्रांति आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है, तो अधिक दूध देने वाली गाय कौन हो जाएगा? साहिवाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साहिवाल हो जाएगा। साहिवाल बेसिकली सिंध और पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पाया जाता है। सिंध और पाकिस्तान वाला क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है साहिवाल। ये सबसे अधिक दूध देती है, सबसे ज़्यादा दूध देती है। ये लगभग 10 से 15 लीटर दूध देती है, 10 से 15 लीटर दूध देती है। उसके बाद देखिए, थापरकर एक प्रजाति गाय का एक नस्ल है थापरकर। थापरकर ये गाय की नस्ल है। इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होता है। थापरकर गाय में क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। और एक और गाय की प्रजाति है गंगातिरी। देखिए गंगातिरी ये वाला जो गाय है ये पाया जाता है कहाँ? बिहार वाला क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में पाया जाता है। यूपी और बिहार वाला क्षेत्र में पाया जाता है ये गाय की नस्लें गंगातिरी और थापरकर। इसमें क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक स्रोत क्या है? तापीय थर्मल ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, कोयला। कोयला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए थर्मल विद्युत में कितना है टोटल उत्पादन? 61% 21% थर्मल विद्युत है। और उसके बाद जल विद्युत कितना है? जल विद्युत का मात्रा है, ये है 12%। जल विद्युत का मात्रा 12%। और उसके बाद हो गया नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में इसका कितना प्रतिशत है? 24%। नवीकरणीय ऊर्जा में 24%। और नाभिकीय ऊर्जा में 1.8। नाभिकीय ऊर्जा में 1.8% है। नाभिकीय ऊर्जा में 1.8% है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर में है। कहाँ? नागपुर में है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 हो जाएगा, सी बी का 4। उसके बाद सी में देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो ये शिमला में है। ये शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है कहाँ? ये राजमुंदरी में है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग कौन कौन है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उपग्रह भी सौरमंडल का भाग है। उपग्रह भी सौरमंडल का भाग है। उल्का भी सौरमंडल का भाग है। उल्का सौरमंडल का भाग है। बौना ग्रह सौरमंडल का भाग है। खगोलीय धूल ये भी सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है 22 का? तो देखिए, रेड क्लिफ कहाँ है? भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान हो जाएगा रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान। इसके बाद देखिए, ये तो करेक्ट है। मैग्नीनॉट जर्मनी फ्रांस, ये भी करेक्ट है। डूरंड भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, ये क्या है? इनकरेक्ट है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और जो डूरंड रेखा सबसे पहली बार 1893 में डूरंड रेखा का मतलब वो निर्धारित किया गया था। डूरंड रेखा निर्धारित किया गया था 1893 में। उसके बाद देखिए, हिडेनबर्ग बेल्जियम और जर्मनी। हिडेनबर्ग
बेल्जियम और जर्मनी। ये भी क्या है, ये सुमेलित है, बाकी ये गलत था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर। 23 नंबर में देखिए यहाँ पे 23 नंबर में यहाँ क्वेश्चन देखिए, इसको भी एक सुमेलित करना है। तो अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं अंध महाद्वीप। उसके बाद विश्व के छत, विश्व के छत पामीर को बोलते हैं, पामीर के पठार को विश्व का छत बोलते हैं। उसके बाद देखिए हजार झीलों का देश, फिनलैंड हो गया, और मोतियों का बहरीन हो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो किस देश में है, इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है, इंडोनेशिया में सर्वाधिक है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर बी हो जाएगा। इंडोनेशिया में लगभग 17,500 द्वीप है। कितना द्वीप है, 17,500 द्वीप है। इंडोनेशिया में 17,500 द्वीप है। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था, तो 10 लाख के जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था, 10 लाख के जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था। तो देखिए इसमें टोटल सदस्यों का कितना टोटल सदस्य थे, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या था 389 में 292 कहाँ से चुनना था, ब्रिटिश प्रांत से, और 93 सदस्य कहाँ से चुनना था, देसी रियासत से, 93 सदस्य देसी रियासत से, और 4 सदस्य था वो कमिश्नरी से चुनना था, 4 सदस्यों को कमिश्नरी से चुनना था। यानी आज के डेट में जैसे यूटीज़ है उस तरह से पहले 4 गो क्षेत्र कमिश्नरी का क्षेत्र था, 4 क्षेत्र कमिश्नरी का क्षेत्र था, 4 क्षेत्र कमिश्नरी के था। उसको ABCD से याद रखिए, ABCD। ए से अजमेर हो गया, बी से बलूचिस्तान हो गया, सी से कुर्ग हो गया, और डी से क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ये 4 कमिश्नरी था। उसके बाद देखिए आगे इसमें और कुछ प्रावधान था, जैसे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कुछ और प्रावधान था। इसमें क्या था कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन का प्रावधान क्या था, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी जो भारत में संविधान निर्माण किया जाएगा उसमें केवल और केवल सदस्य कौन रहेंगे, भारतीय रहेंगे, भारत के ही सदस्य रहेंगे, पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए यह इसमें निश्चित किया गया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति को चुना जाएगा, यानी 10 लाख जनसंख्या को एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 वर्गों में 3 समुदाय में बांटा गया था। यहाँ सीटों का आवंटन 3 समुदाय में किया गया था। ये मुस्लिम सिख और सामान्य लोगों में किया गया था। उसके बाद देखिए देसी रियासत में प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा, रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। ये था कुछ बेसिक प्रावधान। इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, कौन कौन, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। AB पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। ये हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अब शासित करता है, तो 19 हो जाएगा, अनुच्छेद 19। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है, तो केवल और केवल कहाँ, राज्यसभा में। कितना के तहत, अनुच्छेद 67 के ख, इसमें प्रावधान है उपराष्ट्रपति को हटाने का। उसके बाद देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, 84 है। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुच्छेद कितना, 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा सदस्यों की अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट रहेगा, 84 सीट क्या है, आरक्षित है। और जनजाति के लिए कितना, 47 सीट क्या है, आरक्षित है लोकसभा में, समझे, अनुच्छेद 330 के तहत। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सिफारिश पर। उसके बाद आगे देखिए, भारत के संविधान निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग
चलाने का प्रावधान नहीं है। तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध तो है। उसके बाद राज्यपाल को हटाने संबंधी कोई प्रावधान, कोई अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आंसर तो बी हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन शब्द इस्तेमाल नहीं किया, महाभियोग का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी इम्पीचमेंट शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है इसी तरह से, लेकिन इसमें भी महाभियोग प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, निम्नलिखित में कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है? 31 है। तो इसका 31 का आंसर हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, प्रतिषेध। 31 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सी नहीं, इसमें आंसर होगा इसका उत्प्रेषण होगा। गलत आंसर दिया है, उत्प्रेषण हो जाएगा आंसर। उत्प्रेषण, इसमें क्या होता है उत्प्रेषण में कि कार्यवाही अगर लंबित है तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देगा कि वो कार्यवाही को मतलब ऊपरी अदालत में क्या करे, ट्रांसफर कर दे। इससे बोला जाता है उत्प्रेषण। उसके बाद देखिए 32 में देखिए, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय स्थापना हुआ था? तो लोकायुक्त कार्यालय स्थापना हुआ था महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। लोकायुक्त कार्यालय का स्थापना 1971 में हुआ था। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। 5 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है कार्यकाल। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकायुक्त जब रिटायर मतलब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो किसी भी सरकारी पद पे कार्यरत नहीं होंगे। उसके बाद 33 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये है, भारतीय जनता पार्टी ये भी है, इंडियन नेशनल पार्टी ये भी है, लेकिन सी तेलुगु देशम ये नहीं है। तेलुगु देशम ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी का स्थापना 1982 में हुआ था। 1982 में हुआ था। किसके द्वारा? एनटी रामाराव के द्वारा। एनटी रामाराव के द्वारा तेलुगु देशम पार्टी का स्थापना हुआ था। तेलुगु देशम पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक व्यक्ति पंचायत के चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो। तो क्या पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, बाकी लोकसभा चुनाव के लिए 25, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25, और यहाँ पे 30 हो गया, मतलब 30 क्या हो गया, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। चलिए आगे देखिए, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ हुई थी? 1987 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। विधि कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। अभी वर्तमान इसका नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। वर्तमान नाम क्या है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अभी फिलहाल इसका नया नाम है। 36 में देखिए, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हास्य के लिए उत्तरदायी है? ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्लोफेनिक सोडियम हो जाएगा। ये दर्द निवारक इंजेक्शन है। ये गाय को दिया जाता है, गाय को दूध उतारने के लिए दिया जाता है, समझे? इस कारण इसको गाय मरने के बाद फेंक देते हैं लोग, और उसको गिद्ध वगैरह खा जाते हैं, जिस कारण से गिद्धों में भयानक बीमारी हुई और गिद्ध धीरे धीरे भारत से क्या हो गए? विलुप्त हो गए। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसके में देखिए,
38 नंबर, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो द्वीप है। देखिए ये बोर्नियो द्वीप है। ये क्या है? बोर्नियो द्वीप। चलिए आगे देखिए। 39, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? केवल संघीय सरकार के लिए होती है। तो संघीय सरकार के लिए क्या होता है? तो सीमा शुल्क एवं निगम कर इस संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ द्वारा ही वसूला जाता है। संघ द्वारा लगाया जाता है, संघ द्वारा वसूला जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए कि ये जो क्या है, यहाँ पे उपहार कर और बिक्री कर, संपत्ति कर, भू राजस्व कर, ये राज्य सरकारें की टैक्स है। राज्य सरकारें की क्या है? कर है। ये सब उपहार कर, बिक्री कर, आय कर, संपत्ति कर, भू राजस्व कर, ये सब राज्य सरकारें की कर है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए करेंसी का नियमन, करेंसी छापने और नियमन करने, उससे नियम कानून विधि बनाने का। इसके पास है साख का नियमन, साख का नियमन ये भी है। विदेशी व्यापार का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, ये विदेशी व्यापार का नियमन ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद देश के विदेशी विनिमय कोष की रख रखाव एवं प्रबंधन, ये भी है आरबीआई का काम, परंतु विदेशी व्यापार नियमन का कार्य नहीं है। तो ये किसका है? ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विदेशी व्यापार नियमन ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे मैथ है, मैथ को छोड़िए। लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण लकवा मारता है। देखिए विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से शरीर पूरी तरह से वर्क नहीं करता है। शरीर पूरी तरह से वर्क नहीं करता है। खाना वाना जो लोग खाते हैं उसमें मात्रा घट जाता है और ठंड के मौसम में ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक होता है या फिर लकवा मारने का ज़्यादा चांस रहता है। किसके कमी से? विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी से। सौरमंडल में कौन सा अधिक तीव्र चमकीला है? तो शुक्र हो जाएगा अधिक चमकीला। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मानव शरीर में कौन सा अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका बनती है। तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर बी हो जाएगा। लसिका कोशिका दीर्घ अस्थि में बनती है। कहाँ? दीर्घ अस्थि में लसिका। उसके बाद आगे देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। किस लिए मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में मिला था। इनको किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। किस लिए मिला था? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश के परिकिरणन पे रिसर्च किए थे, इस कारण से इनको मिला था। आगे देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण, वायुमंडलीय दाब का कारण, इसमें देखिए आंसर क्या होगा इसका? वायुमंडलीय दाब का कारण, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना? 51 है। 51 का सॉरी 50 51 का आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडलीय दाब के कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद देखिए, आदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन उसमें क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होता। उसके बाद आगे देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 हो जाएगा। अगर बोलिएगा परमाणु के नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। तो कहाँ है ये? तो अवस्थित है कहाँ? हैदराबाद में। 53 का क्या होगा? डी हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। उसके बाद आगे देखिए, कांच के पीले रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच के पीले रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये होता है फेरिक सॉल्ट के कारण, फेरिक लवण के कारण कांच का रंग पीला होता है। फेरिक लवण के कारण, समझे? कांच का रंग पीला होता है फेरिक लवण के कारण।
और कांच का रंग हरा होता है किसके कारण? कांच का रंग हरा होता है किसके कारण? सोडियम क्रोमेट के कारण। सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का रंग हरा होता है। और उसके बाद देखिए कांच के नारंगी लाल रंग, कांच के नारंगी लाल रंग किसके कारण होता है? सोलेनियम ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सोलेनियम ऑक्साइड के कारण। सोलेनियम ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा होता है? कांच का रंग नारंगी लाल होता है। चलिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं होते उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं। क्रिप्टोगैमस। उसके बाद देखिए किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा है? डायनमो का कार्य का उल्टा है। तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा ये हो जाएगा मोटर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। आवर्त के नियम का खोज किसने किया था? मेंडलीफ किया था। मेंडलीफ कब आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया था 1869 में। 1869 में। इसने परमाणु को कैसे सजाया? परमाणु को कैसे सजाया? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया। परमाणु द्रव्यमान के आधार पे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को सजाया। उसके बाद आगे देखिए 59 नंबर। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तारापुर। तारापुर। तारापुर कब स्थापना हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। उसके बाद देखिए रोग पानी के माध्यम से होता है। कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो पानी के माध्यम से होता है। 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर हो जाएगा डी। पानी के माध्यम से होता है यानी जल जनित रोग है। जल जनित रोग है। देखिए टाइफाइड भी जल जनित रोग है। टाइफाइड भी क्या है? जल जनित रोग है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइफाइड जो होता है ना दूषित पानी से होता है। दूषित पानी को पीने से होता है। लेकिन हैजा क्या है? हैजा पानी से होता है। पानी यानी जल जनित रोग है। यानी जल ढेर दिन से जल जो जमा रहता है उस कारण से वहाँ हैजा फैलने का चांसेस रहता है। उसके बाद देखिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? वो तली से कुछ ऊपर उठ जाता है। तली से ऊपर उठेगा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर सी हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक उसे ठंडा कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझिए कि दूध दूध को अगर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं कितना देर? 30 मिनट। 30 मिनट। या फिर 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं 15 सेकेंड। तो ये पास्चुराइजेशन की क्रिया कहलाता है। लेकिन इसको गर्म करने के बाद इसको तुरंत 4 से 5 डिग्री में इसको क्या करना होगा? ठंडा करना होगा। 4 से 5 डिग्री में इसको ठंडा करना होगा जस्ट। तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? पास्चुराइजेशन की क्रिया कहलाएगा। उसके बाद देखिए लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है तो ये तो काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है तो सीएनजी में क्या हो जाएगा? सीएनजी में हो जाएगा इथेन और मीथेन हो जाएगा। सीएनजी इथेन और मीथेन। और एलपीजी में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। कोल गैस में क्या हो जाएगा? कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कोल गैस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। और वाटर गैस में क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। वाटर गैस में क्या हो जाएगा? डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 1। ये हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए अपमार्जक क्या है? अपमार्जक साबुन। साबुन है। अपमार्जक क्या है? साबुन है। उसके बाद देखिए किस देश में तमिलनाडु में कुंडल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किसने किया? तो ये रूस किया। किसने किया? रूस किया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए अब निम्न में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी निम्न में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क में स्थित
बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा इन्फोसिस हो जाएगा, इन्फोसिस हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68। 68 में देखिए, ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन हो गया? पहला भारतीय राज्य कौन हो गया? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। गुजरात में होने वाली 36वें राष्ट्रीय खेल के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? कौन सा जानवर शामिल है? तो 69 का आंसर बताइए। 69 का आंसर हो जाएगा शेर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70, क्वेश्चन नंबर 70। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, आंसर बी हो जाएगा। जवार ऊपर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 72। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ किसे नामित किया गया है? तो एनएसई के सीईओ कौन है? 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर सी हो जाएगा, आशीष चौहान। उसके बाद आगे देखिए, द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल है। उसके बाद 74 नंबर देखिए, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? कौन बने यूनाइटेड किंगडम के नए राजा? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर ये हो जाएगा, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। उसके बाद 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में सॉरी 75 नंबर देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो एक किया गया कहाँ? गुजरात में। गुजरात में। इस खेल का ये लोगो क्या था? शेर था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को छांटना है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तो करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, तो ये बी, ये क्या है? करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। बाकी आगे देखिए, इसका स्थापना 81 में हुआ था। कब हुआ था? 1981। बाकी देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, ये 1995 में है। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हाल ही में खबरों में रहा डोनीप्लो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? डोनीप्लो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, आंसर डी। उसके बाद 78 नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सितंबर में मनाया जाता है। सितंबर में मनाया जाता है, 1 सितंबर से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर के बीच पोषण सप्ताह मनाया जाता है भारत में। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जैव विविधता के संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया है किसके साथ? ये समझौता किया है नेपाल के साथ। जैव विविधता पर समझौता नेपाल के साथ किया है। फिर आगे देखिए, 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन हुआ DRDO के नए अध्यक्ष? तो DRDO के नए अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो हुए हैं समीर बी कामत। समीर बी कामत, आंसर बी। पहले कौन थे? सतीश रेड्डी थे। उसके बाद देखिए, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मॉन की चपेट में आ गया? मॉन की चपेट में आ गया। मॉन की चपेट में कौन आ गया? तो ये आ गया, फिलीपींस आ गया था मॉन की चपेट में। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82, कैरोलिन वटोरजी मोर्टेन मेडेल के बैरी पार्सलेस के संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये रसायन क्षेत्र में मिला, रसायन में संयुक्त रूप से मिला। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीनी का उत्पादक कौन सा देश बन गया है? चीनी का उत्पादक कौन सा देश बन गया है? इसमें बन गया है, देखिए, चीनी का उत्पादक भारत दुनिया में चीनी उत्पादक तो इसमें चीन है।
उसके बाद देखिए 84 नंबर, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? एंटी डस्ट अभियान शुरू किया। तो इसका आंसर 84 का आंसर बताइए, 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दिल्ली ने शुरू किया। 85 नंबर देखिए, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला? किस कंपनी को मिला? तो ये 85 का आंसर डी हो जाएगा, ये मिला था एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को, एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला। उसके बाद 86 नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया? रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? तो 86 का आंसर हो जाएगा, 86 का आंसर ए हो जाएगा, अरमानी गिरिधर को, अरमानी गिरिधर को। उसके बाद देखिए, साउथ पैसिफिक देश के फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बना? फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सितिवेनी राबुका। सितिवेनी राबुका बने हैं सितिवेनी राबुका। इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारा का नामकरण किया? किसके नाम पर एक तारा का नामकरण किया? तो 88 का आंसर क्या? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? नेपाल में पीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो 89 का आंसर क्या? 89 का आंसर सी हो जाएगा, पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड। उसके बाद 90 नंबर देखिए, भारत ने किस देश के साथ S-4 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 किसके साथ समझौता किया था? तो ये रूस के साथ किया था, जो कि भारत को मिल गया। उसके बाद देखिए 91, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 91 का 26 दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92 नंबर, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसमें नियुक्त किया गया है, इसका कितना है क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनिल कुमार लोहाटी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो ये लगा था 29 जुलाई 1968 को, 29 जुलाई 1968 को। भीमा अभ्यारण्य किस जिला में? भीमा अभ्यारण्य किस जिला में है? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का आंसर भीमा अभ्यारण्य मुंगेर में है। फणीश्वर रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्षेत्रीय कहानी के लेखन में। क्षेत्रीय कहानी के लेखन में कौन सा पुरस्कार? फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया जाता है, इसके द्वारा बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किसको मिला था? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 96 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो 97 का आंसर क्या है? 97 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पटना मेडिकल कॉलेज पटना। उसके बाद देखिए, देश के सबसे बड़े रबर डैम कहाँ उद्घाटन हुआ? तो गया में होगा, जो कि बिल्कुल फ्लॉप प्रोजेक्ट है। उसके बाद देखिए 99 नंबर, आचार्य सोमदेव का निधन हो गया, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मैथिली का। उसके बाद देखिए 100 नंबर, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहल जिला बन गया है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।